हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 10वीं बोर्ड परीक्षा में आपका जो एक चैप्टर है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे इस बार 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये इस पूरे वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से हर साल जो आपके हैं वो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप इस पूरा वीडियो को अभी जो मैं बताऊंगा देख लोगे तो ये 5 से 6 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 5 से 6 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पूरा देखिएगा इसको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जैव प्रक्रम क्या है या फिर जैव प्रक्रम क्या होता है। तो मैं आपको आसान शब्दों में आम बोलचाल की भाषा में बता देता हूँ कि जैव प्रक्रम क्या होता है। मान लीजिए कोई सजीव है, मतलब कोई जिंदा चीज़ है जिसके अंदर जीवन है, वो मरा हुआ नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई सजीव होते हैं, जैसे हम ही इंसान हैं, तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं ना, हम बढ़ते हैं। बच्चे में हम बहुत छोटे से रहते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी कि हमें वृद्धि होती है, हम बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ और हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर कौन सा ऐसा लक्षण है जो हर व्यक्ति के अंदर या हर सजीव के अंदर होता है, ऐसा वाला लक्षण। हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। हम चलते हैं ना, तो ऐसे जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं, वो भी अपना खाना बनाते हैं, वो भी खाना खाते हैं। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी सजीव, कोई भी जिंदा चीज़ है, उसको जीवित रहने के लिए वो जिन जिन कामों को करता है, यही काम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी जीव है वो जिंदा रहने के लिए खाना खाता है, वो जिंदा रहने के लिए सांस लेता है, वो जिंदा रहने के लिए उसकी उम्र बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जैव प्रक्रम में आती हैं। चलिए, अब एग्जाम में आएगा तब आपको कैसे लिखना है ये देखिए। किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी जिंदा चीज़ है, उसको जिंदा रहने के लिए जिन जिन कामों को करना पड़ता है, यही काम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आप जैसे भी लिख दीजिएगा, मतलब कि निम्नलिखित हैं जैव प्रक्रियाएं, जैसे करके लिखिएगा: शोषण, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और गति। तो आप उदाहरण भी दे दीजिएगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका यदि 2 नंबर में आता है, जैव प्रक्रम क्या है, और आप जैव प्रक्रम क्या है वो भी लिख देते हैं और उसका उदाहरण भी दे देते हैं, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप उदाहरण नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये परिभाषा लिख के छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जैव प्रक्रम क्या है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जनन जैव प्रक्रम है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जनन जो है वो जैव प्रक्रम नहीं है। जनन क्या है? जैव प्रक्रम नहीं है। जनन जैव प्रक्रम इसलिए नहीं है क्योंकि जनन क्या होता है? जनन का मतलब है एक जीव जो है वो दूसरे जीव को जन्म देता है, इसी को जनन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इंसानों में क्या होता है, इंसानों में ही क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं तो दूसरा इंसान बनता है। तो ये तो किसी सजीव को, यानी किसी जीव को जिंदा रहने में तो सहायक नहीं है। यदि वो बच्चे पैदा नहीं करेगा फिर भी वो जिंदा रहेगा, वो खुद जिंदा रहेगा। इसीलिए जनन जो है वो जैव प्रक्रम में नहीं आता है। मान लीजिए कि पेड़ पौधा ही है, कोई पेड़ पौधा है, तो आपने उस पेड़ के बीज से लेकर के आपने यहाँ पे क्या किया कि दूसरा उस बीज को लगाया, जिससे दूसरा पेड़ जिंदा हो गया। तो ये जो दूसरा पेड़ जिंदा हुआ है, इससे पहले पेड़ के जीवन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि पहले पेड़ का जीवन तभी बना रहेगा,
तभी पहला पेड़ जीवित रहेगा जब वो खाना खाएगा, जब वो सांस लेगा, जब वो बढ़ेगा। हाँ, तो इससे इस पेड़ का कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए जनन जो है वो जैव प्रक्रम में नहीं आता है। ठीक है, जनन जो है वो जैव प्रक्रम में नहीं आता है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो भी सजीव होते हैं वो सभी जनन करते हैं। जितने सारे भी सजीव हैं वो सभी जनन करते हैं, लेकिन जनन जो है वो जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जनन जैव प्रक्रम का हिस्सा है कि नहीं है। तो नहीं, जनन जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैव प्रक्रम वो होते हैं जो किसी जीव को जिंदा रखने के लिए जो जीव काम करते हैं वो जैव प्रक्रम में वो सभी काम आते हैं, और जनन जो है वो उससे बाहर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस चैप्टर से। हर दो तीन साल मतलब एग्ज़ाम जो होता है, हर साल 10th का एग्ज़ाम होता है, तो हर 2-3 साल बाद ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण वाला। और प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों, आप लोग क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, नहीं तो 8th में पढ़े ही होंगे, नहीं तो 9th में भी पढ़े होंगे, और अभी आप क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो मैं यदि इसको आसान तरीके से बताऊं तो प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर में क्या होता है, खाना बनाने का काम मम्मी करती हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे की तो मम्मी होती नहीं है, तो इनको अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है, और पेड़ पौधे अपना खाना खुद ही बनाते हैं। अब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो इनका जो खाना बनाने का ही तरीका है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखिए कैसे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। होता क्या है कि ये पेड़ पौधे हैं, ये एक पौधा है, ठीक है। तो अब ये खाना कैसे बनाते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये पौधे का जड़ है। तो पौधा क्या करता है, जड़ से, पौधे का जो जड़ होता है, ये जो जड़ है ये क्या करता है, नीचे से मिट्टी से पानी ले लेता है, पानी और खनिज ले लेता है। खनिज क्या होता है, तो वही धरती के अंदर जो जिन अवयवों को पेड़ पौधे की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, ठीक है, वो पानी में घुला हुआ रहता है या फिर वो मिट्टी में रहता है, तो वो जड़ क्या करता है, इसको खींच लेता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधों में पानी दिया जाता है कि इसको पानी दो तो पेड़ जो है, ये पौधा जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। क्यों जल्दी जल्दी बढ़ेगा? क्योंकि उस पानी से पौधे को जो है वो खाना बनाने में मदद मिलेगा। तो देखिए, जड़ क्या करता है, यहाँ से पानी को, खनिज को खींच के, और ये तना से, ये जो तना है ना पेड़ का, ये तना से होते हुए पत्तियों में भेज देता है, क्योंकि खाना बनाने का काम जो है वो पत्तियाँ ही करती हैं, पत्तियों में भेज देता है। ठीक है, ये जड़ से खींचेगा, तना से होता हुआ पत्तियों में आ जाएगा। तो इस तरह से पत्तियों में पानी और खनिज पहुंच जाता है। क्या क्या पहुंच जाता है, तो पानी और खनिज पहुंच जाता है। अब क्या पेड़ पौधे सिर्फ पानी और खनिज से ही खाना बना लेते हैं? नहीं। अब आपने देखा होगा ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां क्या करती हैं, ये सूरज का प्रकाश भी लेती हैं, क्योंकि पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए सूरज का प्रकाश भी चाहिए होता है। तो पत्तियां सूरज के प्रकाश को भी ले लेती हैं। तो अब यहाँ से पत्तियों को प्रकाश भी मिल गया, और जड़ से होते हुए, तना से होते हुए पानी और खनिज लवण भी मिल गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी पेड़ की पत्ती को जाके तोड़ना, ठीक है, और उसको जब आप बहुत ही ध्यान से देखोगे ना, तो उस पत्तियों पे आपको छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई देंगे। आप जाना, जब ये वीडियो जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, जब आप पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद आप जाना, किसी भी पेड़ का एक पत्ती को आप तोड़ना, और उस पत्ती को आप बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से देखना। तो आप देखोगे कि उस पत्ती में बहुत ही छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे टाइप के छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। अब पत्तियां क्या करती हैं, उसी छिद्र से वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेती हैं, क्योंकि पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। ठीक है,
तो पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, पानी और खनिज की ज़रूरत होती है। तो ये सभी चीज़ मिल गया पौधे को, पत्ती से उनको सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और जड़ से उनको पानी और खनिज मिल गया। अब वो खाना बना लेंगे, ठीक है। अब वो क्या होगा? खाना बना लेंगे। यही खाना बनाने का जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो चलिए एग्जाम में आपको आएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। पौधे के हरे रंग वाला अंग यानी कि पत्ती, पेड़ पौधे का जो पत्ती होता है वो सूर्य का प्रकाश लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, भूमि से जल लेता है, खनिज नंबर लेता है और जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ यानी कि अपना खाना बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है यानी कि अपने खाने का निर्माण करता है, वो अपना खाना बनाता है। और इसी प्रक्रिया में पेड़ पौधे की इसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन को वो छोड़ता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को वो छोड़ता है और इसी ऑक्सीजन को हम सांस में ले लेते हैं। अब देखिए, पेड़ पौधे को सब कुछ मिल गया, पानी मिल गया, खनिज मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, प्रकाश मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया। अब वो खाना बनाना शुरू करेंगे। तो जब वो खाना बनाना शुरू कर देते हैं, तो जब वो उनकी खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी में ऑक्सीजन बन जाता है और उस ऑक्सीजन का पेड़ पौधे को कोई काम नहीं होता है। तो उस ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं? तो इसी जो हल्के हल्के जो छेद होते हैं पेड़ पौधे में, इसी छिद्र से वो छोड़ते हैं। इसी छिद्र से वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं और इसी छिद्र से वो ऑक्सीजन को भी छोड़ देते हैं। और फिर इस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? तो सांस में लेते हैं। एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पेड़ पौधे रात में खाना बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेड़ पौधे रात में खाना नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे को रात में सूर्य का प्रकाश मिलेगा ही नहीं, और जब रात में सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे को मिलेगा ही नहीं तो पेड़ पौधे रात में खाना नहीं बना सकते हैं। और यही कारण होता है कि पेड़ पौधे रात के समय में ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे को रात में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत ही नहीं होती है। खाना बनाना नहीं रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए रात में पेड़ पौधे क्या करते हैं? रात में वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और दिन में क्या करते हैं? दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खाना बनाना रहता है, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो पत्ती जो होता है, पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये जो आप किसी भी पेड़ की पत्ती जो होता है उस पत्ती को आप तोड़ना और उसको क्या करना, उसको अपना पत्ती को बीच से फाड़ने की कोशिश करना। तो जब आप पत्ती को फाड़ोगे तो आप देखोगे कि उसके बीच में हरे रंग का एकदम पतला सा जैलीय पदार्थ टाइप का होगा। पत्ती का जो ऊपर का जो हरा मतलब होता है ना, वो हटा देना। पत्ती में जो हरे रंग का मौजूद होता है जिसकी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल होता है। पत्ती के ऊपर एक परत होती है, कभी आप उसको घिसने की कोशिश करना। जब आप उसको घिस दोगे ना तो अंदर से आपको हरा रंग का एक पदार्थ मिलेगा, हल्का सा तरल टाइप का होगा। तो यही क्लोरोफिल होता है, ठीक है। पत्ती हरा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद रहता है। पत्ती हरा क्यों होता है ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है, यही क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश का जो है वो अवशोषण कर लेता है। ये जो पत्ती है इसमें जो हरा दिख रहा है आपको क्लोरोफिल के कारण दिख रहा है, और यही क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को खींच लेता है, अपने अंदर वो उसको खींच लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है,
होता क्या है देखिए, जब पत्तियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, सूरज के प्रकाश को भी ले लेती हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि वो जड़ से जल को भी ले लेते हैं, और ये जल जो लेती हैं इस जल को क्या करती हैं, तो आपको पता होगा जल कैसे बना होता है, H2O से जल बनता है। H2O से बनता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करती हैं, तोड़ देती हैं, अलग अलग कर देती हैं। हाइड्रोजन को अलग करती हैं और ऑक्सीजन को अलग करती हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिर वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, यानी कि उनके खाना बनाने में फिर वो कन्वर्ट होते हैं। एक चीज़ आप ये जो रासायनिक इक्वेशन है ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये रासायनिक इक्वेशन जो है वो प्रकाश संश्लेषण का ही रासायनिक इक्वेशन है। मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप क्या करिएगा, ये पूरा का पूरा लाइन लिखिएगा, साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि पेंसिल से आप लोग एक ऐसा पौधा बनाइए। ये पौधा बनाना बहुत ही आसान है, 5-6 पत्ती बना दीजिएगा, बीच में एक तना और जड़, और ऐसे लिख भी दीजिएगा, नीचे पानी ले रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे करके ऊपर सूर्य बना के सूर्य का प्रकाश, ऐसे करके आप लोग बना दीजिएगा। और ये वाला जो है इक्वेशन भी लिख दीजिएगा, ठीक है, ये इक्वेशन भी लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। या 4 नंबर का भी क्वेश्चन अगर ये आता है तो पूरे आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएंगे। और यही क्वेश्चन यदि आपको प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में सिर्फ पूछ लिया जाता है, तब आपको ये सब चित्र बनाने का टाइम वेस्ट करने का ज़रूरी नहीं है, तब सिर्फ आप ये लिख दीजिएगा, बस हो गया। लेकिन आपको 4-5 नंबर में यदि पूछा जाता है तो अच्छे से आप चित्र बना करके, ये समीकरण लिख करके, ठीक है, तब एक्सप्लेन करिएगा, तो पूरा 5 का 5 नंबर आपको मिलेगा। देखिए समीकरण क्या है, 6H2O जब 6 CO2 + 6 H2O, ये जब प्रकाश संश्लेषण जब इसका होता है तो क्या मिलता है, तो मिलता है C6H12O6 + ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब पानी के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलता है, और जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये क्या क्या बनाता है, तो ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो होता है ये पेड़ पौधे छोड़ देते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन का पेड़ पौधे का कोई काम नहीं होता है, ये इसको छोड़ देते हैं और इसी को हम सांस में लेते हैं। और ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज ही पेड़ पौधे का खाना हो गया, पेड़ पौधे इसी को खाते हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न परिस्थितियाँ, इसको भी देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की जरूरी होती है, जल की जरूरी होती है, पेड़ पौधे के पत्ती के अंदर क्लोरोफिल का होना जरूरी है, और सूरज के प्रकाश का होना जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चारों चीज़ों का होना जरूरी है। किनका होना जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है, और सूरज के प्रकाश का होना जरूरी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, तो देखिए आसान भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है, और जो अपना खाना किसी दूसरे से बनवाते हैं उनको विषमपोषी कहा जाता है। देखिए कैसे, तो आपके घर में, चलिए एक हम घर का ही उदाहरण लेते हैं। घर में खाना बनाने का काम कौन करती है, मम्मी करती हैं, तो मम्मी हो गई स्वपोषी। और हम लोग क्या होते हैं, मम्मी खाना बनाती है तो हम उस खाना को खाते हैं, तो हम क्या हो गए, हम हो गए विषमपोषी। हम खाने के लिए किस पे निर्भर हैं, तो हम मम्मी पे निर्भर हैं कि मम्मी खाना बनाएगी तभी हम खाना खाएंगे। लेकिन मम्मी तो अपना खाना खुद बनाती हैं और तभी खाती हैं, तो मम्मी हो गई स्वपोषी। इसी तरह से जीव में भी जो जीव अपना खाना खुद बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और जो जीव अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो अपना खाना
के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं उसको विषमपोषी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे लिखिएगा कि किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया यानी कि पोषण प्रणाली कहलाती है। पोषण प्रणाली दो तरह से होता है, एक स्वपोषी और एक परपोषी। ठीक है, किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण प्रणाली कहलाती है। और पोषण प्रणाली कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, एक होता है स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे अभी मैंने प्रकाश संश्लेषण वाले में आपको बताया था ना कि पेड़ पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो पेड़ पौधे स्वपोषी हो गए। ठीक है, अब ले लीजिए आप लोग शेर ही है, तो शेर अपना खाना खुद बनाता है, नहीं बनाता है। शेर क्या करता है, शिकार करता है। शेर क्या करेगा, किसी जीव को पकड़ लेगा, हिरण को पकड़ लेगा तो हिरण को ही मार के खा जाएगा। तो शेर अपने खाने के लिए किस पे निर्भर है, तो ये अपने खाने के लिए हिरण पे निर्भर है। यानी कि शेर जो हुआ वो स्वपोषी नहीं हुआ, शेर विषमपोषी हुआ। स्वपोषी हुए पेड़ पौधे, क्यों, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब हम मनुष्य ही हैं, तो मनुष्य क्या अपना खाना खुद से बनाते हैं, बताइए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य भी अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर कुछ देर पहले तो आपने बताया था कि मम्मी अपना खाना खुद से बनाती है, मम्मी भी तो मनुष्य है। तो वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था समझाने के लिए। देखिए, मनुष्य जो है, हम लोग खाना कहाँ से लाते हैं? हाँ, मान लीजिए हम रोटी ही खाते हैं, तो रोटी किस चीज़ से बनता है? गेहूँ से बनता है। गेहूँ कहाँ से मिलता है? तो गेहूँ के पौधे से मिलता है ना। तो मनुष्य रोटी खाने के लिए किस पे निर्भर है? गेहूं के पौधे पे निर्भर है, किसी दूसरे सजीव पे निर्भर है। ठीक है, मनुष्य खुद से गेहूं नहीं बना सकता है। तो इसीलिए मनुष्य भी स्वपोषी नहीं है, मनुष्य विषमपोषी है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाने के लिए दूसरे चीज़ों पे निर्भर है, पेड़ पौधों पे निर्भर है। यदि वो सब्जी खाता है तो वो सब्जी के पौधे पे इसके लिए निर्भर है। यदि वो रोटी खाता है तो वो गेहूं के पौधे के लिए इस पर निर्भर है। यदि वो चिकन खाता है, मुर्गा खाता है, तो मुर्गे के लिए इस पर निर्भर है। यदि वो मछली खाता है तो मछली पे इसके लिए निर्भर है। तो इसलिए मनुष्य भी विषमपोषी हो गया। लेकिन पेड़ पौधे ये किसी पे निर्भर नहीं होते, पेड़ पौधे किसी दूसरे सजीव पे निर्भर नहीं होते। ठीक है, वो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधे हो गए स्वपोषी। ठीक है, और मनुष्य और बाकी जो जीव दूसरे तरीके से खाना लेते, दूसरे जीव से खाना मतलब लेते हैं, वो विषमपोषी। अब देखिए एग्जाम में आप कैसे लिखिएगा, तो स्वपोषी में लिखिएगा वह जीवधारी जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। और भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को स्वपोषी कहा जाता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं। पौधे CO2 लेते हैं, जल लेते हैं, और क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य का प्रकाश लेता है और फिर कार्बनिक भोजन का वो निर्माण करते हैं। हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु स्वपोषी पोषण द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखिए स्वपोषी में आप लोग उदाहरण क्या क्या दीजिएगा, सिर्फ पेड़ पौधे का उदाहरण दीजिएगा नहीं। स्वपोषी में पेड़ पौधे भी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, और कुछ जीवाणु भी आते हैं। कुछ जीवाणु भी जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो कुछ जीवाणु हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, और पेड़ पौधे हो गए, ये सभी स्वपोषी होते हैं। अब विषमपोषी भी मैंने आपको बता दिया, जो अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। ठीक है, वह जीवधारी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण नहीं कर पाते,
विषमपोषी कहलाते हैं। ये अपना भोजन अन्य जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर ये शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी आदि हो सकते हैं। ठीक है, जो विषमपोषी होते हैं उनमें से कुछ शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ रोटी सब्जी खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। कुछ मांसाहारी होते हैं जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब। कुछ परजीवी होते हैं, परजीवी में आपके कुछ जीवाणु वगैरह आ जाते हैं जो दूसरे जीव के शरीर में घुस के फिर जिंदा रहते हैं। कुछ आपके मृतजीवी आ जाते हैं। ठीक है, तो समस्त प्राणी, जंतु, कवक, जीवाणु, परजीवी, पौधे आदि में विषमपोषी पोषण पाया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब एक क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है। हमारा जो दोस्तों पेट होता है, इस पेट के अंदर अम्ल मौजूद रहता है। ठीक है, अब ये पेट के अंदर अम्ल क्यों मौजूद रहता है, इस अम्ल का क्या काम हमारे पेट में। ठीक है, तो अम्ल जो होता है वो हमारे जो आमाशय में मौजूद रहता है, ये आमाशय रस को अम्लीय बनाता है। क्या करता है, आमाशय रस को अम्लीय बनाता है, जिससे एंजाइम पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीन का पाचन कर सकता है। यह भोजन को सड़ने से रोकता है। यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो हमारे भोजन के साथ आमाशय में प्रवेश कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना था वो मैंने बता दिया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पेट होता है, हमारे आमाशय के अंदर अम्ल मौजूद रहता है। उस अम्ल का क्या काम होता है। अच्छा, अम्ल क्या होता है ये आपको पहले पता है। अम्ल क्या होता है। हाँ, देखिए, आप क्या करना, आपके घर में यदि नींबू होगा, ठीक है, तो नींबू को क्या करना, आप काटना और उस नींबू के क्या करना, 5-6 बूंदे आप ऐसे ज़मीन पे गिरा देना। फर्श पे मत गिराना, आप ज़मीन पे गिरा देना। आप देखोगे कि ज़मीन जो होगा वो खदकने सा लगेगा। उसकी मिट्टी जो होगी वहाँ पे देखना कैसा बन जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पे खदकने सा लगता है। ये अम्ल जो होता है ये इतना पावरफुल होता है। ठीक है, ये आपके नींबू में पाया जाता है, आपके दही में पाया जाता है और भी बाकी चीज़ों में पाया जाता है। तो आप सोच रहे होगे कि पेट में अम्ल का क्या काम है। हाँ, जब अम्ल इतना खतरनाक होता है कि नींबू वाला अम्ल को यदि हम ऐसे ज़मीन पे गाड़ते हैं नींबू को काट के, तो वहाँ पे ज़मीन खदकने सा लगता है, तो ये हमारे पेट को भी तो जला देगा। इसका क्या काम है। तो देखिए, इसका काम क्या है अब आप समझिए। सबसे पहले तो जो आमाशय रस होता है उसको ये अम्लीय बनाता है, और जब आमाशय रस अम्लीय बनता है तो खाना पचने में मदद मिलती है। वो खाना को पचाने का काम करता है। तो हमारे आमाशय में जो अम्ल मौजूद होता है उसका जो काम क्या है, तो एक काम हो गया, खाना पचाने में वो मदद करता है। भोजन को वो अम्लीय करता है, खाना पचाने में वो मदद करता है। दूसरा काम क्या है, तो वो भोजन को सड़ने से रोकता है। ठीक है, क्या करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है। आपने देखा होगा कि क्या होता है ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में क्या होता है, आप कोई भी खाना ऐसे ही छोड़ दो, 2-3 घंटा भी यदि आप दाल बना के छोड़ दो ना गर्मी के दिनों में, तो तुरंत ख़राब हो जाएगा। दाल वाल जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो पेट में भी जो खाना जाता है उसको पचने में तो टाइम लगता है, तो पेट में भी खाना जाएगा। अगर मान लीजिए पेट में जाने के बाद वो खाना ख़राब हो गया, सड़ गया, तो ऐसे में तो आदमी का रोज़ तबीयत ही ख़राब रहेगा, क्योंकि गंदा खाना पेट में जाके गंदा हो जाएगा, आदमी बीमार पड़ेगा वो। तो ये जो अम्ल का ही काम होता है कि नहीं, उस खाने को हम सड़ने नहीं देंगे, उसको सड़ने से रोकता है। तो दूसरा काम हो गया, वो भोजन को सड़ने से रोकता है। पहला काम भोजन को पचाने में मदद करता है, दूसरा काम भोजन को सड़ने से रोकता है। तीसरा काम वो क्या करता है, तो तीसरा काम क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, भोजन के साथ क्या होता है, कुछ जीवाणु हमारे पेट के अंदर पहुंच जाते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे कीड़े यानी कि जीवाणु हमारे पेट में घुस जाते हैं, तो ये अम्ल जो होता है उनको मार देता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना अभी अम्ल कितना खतरनाक होता है। यदि आप नींबू को मिट्टी पे ऐसे ज़मीन पे गाड़ो तो ये ज़मीन को खदका देता है, इतना खतरनाक होता है। तो जब ये अम्ल इस जीवाणुओं पे पड़ता है तो जीवाणुओं को ये मार देता है। ठीक है,
तो इस तरह से ये हमारे जो है हम जो जिससे हमें जिन जीवाणुओं से हमें बीमारी वगैरह हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, इन तरह से इस तरह के कुछ जीवाणुओं से भी हमें ये बचाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब वो जो अम्ल होता है वो जब ऐसे मिट्टी को जब वो खदका देगा तो क्या हमारा पेट बचा रहेगा? हमारा पेट नहीं मतलब जल जाएगा या कुछ ऐसा होगा? तो देखिए दोस्तों, ये अम्ल जो होता है ये उतनी ही मात्रा में हमारे पेट में बन के तैयार होता है जितनी मात्रा में कि इसकी ज़रूरत होती है, ये ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है। और हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है। ठीक है। उस समय क्या होता है, यही अम्ल जो होता है उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, तो आदमी को पेट दर्द करने लगता है। तो फिर क्या होता है, वो इनो वगैरह पीते हैं। तो इनो वगैरह पीते हैं तो क्या होता है, वो इस अम्ल की मात्रा को कम कर देता है और फिर आदमी राहत की सांस लेता है, चलो पेट दर्द ठीक हो गया। होता है ना ऐसा? हाँ। तो ये अम्ल जो होता है वो थोड़ी मात्रा में, इतनी मात्रा में बनता है जितनी मात्रा में भोजन पचाने में मदद मिलेगा, भोजन को सड़ने से रोकने में मदद मिलेगा और जीवाणुओं को मारने में मदद मिलेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे आमाशय में अम्ल का क्या काम होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो देखिए नाम में ही है पाचक एंजाइम, यानी कि इस तरह के एंजाइम जो खाना पचाने में मदद करते हैं, पाचक एंजाइम। तो पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ कि पाचक एंजाइम का क्या काम है। तो हम जब खाना खाते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने रोटी खाया, ठीक है, तो हमारे पेट में तो रोटी ही जाता है ना। हमने रोटी खाएंगे तो रोटी पेट में जाएगा। तो वो रोटी कैसे पचता है? तो ये जो होता क्या है कि जैसे हमने रोटी खा लिया तो हम दांत से रोटी को चबाते हैं तो रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी टूट जाता है। फिर क्या होता है, फिर वो पेट में जाता है। तो पेट में जाने के बाद उस रोटी में क्या होता है, आपको पता होगा कि रोटी में बहुत सारे तत्व मौजूद रहते हैं। जैसे रोटी में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा, रोटी में प्रोटीन मौजूद होगा, रोटी में किसी तरह का कोई विटामिन मौजूद होगा। तो इतना कुछ उस रोटी में मौजूद रहता है और पेट में जाता क्या है, रोटी जाता है। तो यही कार्बोहाइड्रेट इस रोटी से टूट के अलग होगा, प्रोटीन इस रोटी से टूट के अलग होगा, जो कोई विटामिन है वो इस रोटी से टूट के अलग होगा, और भी जो जो अवयव हैं इस रोटी के अंदर सब टूट टूट के अलग अलग बंटते चले जाएंगे। और सबको पचाने के लिए फिर अलग अलग तरह के एंजाइम है, वो सबको पचाता जाएगा और बाकी का जो बच जाएगा, ठीक है, वो क्या होता है, वही जो होता है वो अपशिष्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। देखिए पाचक एंजाइम भोजन को उसके पोषक तत्वों में तोड़ने का काम करता है, जैसे प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में। ठीक है। तो जैसे आपने रोटी खाया तो रोटी में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, ये सब होगा। तो उसमें अब मान लीजिए जो प्रोटीन है तो यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, एक पाचक एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ देगा। इस रोटी के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है इसको एमिनो एसिड्स में तोड़ देगा। अब दूसरा एक पाचक एंजाइम आएगा और वो इस रोटी के अंदर मान लीजिए आपकी वसा भी मौजूद है, रोटी में घी लगा हुआ है तो रोटी में वसा भी मौजूद है। उस वसा को वो क्या करेगा, आएगा और फैटी एसिड्स में तोड़ देगा। ठीक है। फिर कोई एक एंजाइम आएगा और वो कार्बोहाइड्रेट्स को सामान्य शुगर में तोड़ देगा। तो इस तरह से सबको तोड़ तोड़ के वो अलग कर देगा। ठीक है। अब जब ये सब टूट टूट के अलग हो जाएगा तब इसको जो है हमारा शरीर जो होगा वो अवशोषित कर लेगा और जो कचरा बच जाएगा यानी जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा वो क्या होगा, हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। ताकि हमारा शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। भोज्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से जटिल होते हैं ना। जैसे आप मान लीजिए कि आप सब्जी ही खाते हैं तो सब्जी में क्या होगा, सारा उसमें पोषक तत्व मौजूद रहता है। तो ये सब्जी क्या हुआ, जटिल हुआ। रोटी क्या हुआ, जटिल हुआ। क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व मौजूद हैं।
पाचक एंजाइम जटिल अणुओं को छोटे तथा सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि वो क्षुद्रांश की भित्ति द्वारा अवशोषित कर ले जा सके। ठीक है, तो जब ये टूट जाते हैं ऐसे, तो फिर ये हमारा जो शरीर होता है वो उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अपने में मिला लेता है, अपने में सोख लेता है, और बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। भोजन के पाचन में मुंह का क्या कार्य है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। हमारा जो खाना पचना शुरू होता है वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। खाना पेट में जाके पचना शुरू नहीं होता है। हमारा जो खाने का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से शुरू होता है। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे खाने का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो खाने के पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। अब देखिए, हम जैसे मान लीजिए हमने कुछ खाया, हमने रोटी ही खाया, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो दांत होता है वो हम चबा के खाते हैं। तो दांत जो होता है रोटी को तोड़ तोड़ के एकदम छोटा से छोटा बना देता है। ठीक है, क्यों छोटा से छोटा बनाता है? ताकि हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। हमारे पेट को अगर हम क्या करेंगे, चबा चबा के रोटी को नहीं खाएंगे, तो हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत करना होगा। तो ज़्यादा मेहनत करना होगा तो हमारा पेट जो होगा वो अधिकतर खराब रहेगा, सही से काम नहीं करेगा। तो इसलिए दांत होता है कि वो रोटी को चबा चबा के, खाना को चबा चबा के वो तोड़ तोड़ के छोटा कर दे। ठीक है, तो खाना क्या होता है, मुंह में दांतों के द्वारा चबा चबा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों कर दिए जाते हैं। उसके बाद हमारे जीभ में लार होता है। लार यानी कि आप थूक कह लो उसे। ठीक है, हमारा मुंह हमेशा कैसा गीला रहता है, किसी वजह से गीला रहता है, तो इसी लार की वजह से गीला रहता है। तो ये लार जो होता है वो चबाए गए भोजन में मिल जाता है। ठीक है, और जब ये लार उसमें मिलता है तो हमारे लार में एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है हमारे लार में? तो एमाइलेज एंजाइम मौजूद रहता है। और ये एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, और भोजन का पाचन यहीं से शुरू होता है। ठीक है, हमारे लार में जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को किस में बदलता है, तो शर्करा में परिवर्तित करता है, और यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और हमारा जो जीभ होता है यानी कि जिह्वा, वो भोजन को लार के साथ मिश्रित करने में सहायता करता है। जीभ जो होता है, जीभ पर ही तो लार लगा रहता है पूरा अधिकतर। तो ये जीभ का क्या काम होता है? जीभ का काम यही होता है कि जो चबाया हुआ भोजन है उसको हम अच्छे से लार के साथ मिला देंगे, और जब वो अच्छे से लार के साथ मिलेगा तो लार में एमाइलेज एंजाइम मौजूद रहता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद वो खाना हमारे नली से होता हुआ और फिर आमाशय तक जाता है, और वहाँ पे फिर वो अम्लीय बनता है, फिर उसका पाचन शुरू होता है। ठीक है, हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? कहने का मतलब है कि हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं। तो आप कहोगे कि हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक भी सही है। अब मैं आपको थोड़ा पहले आसान शब्दों में बताता हूँ कि मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, नाक से ऑक्सीजन होता होते हमारे इस नली में आता है, नली में आता है, फिर ये क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये हमारा जो है वो फेफड़े तक फिर वो पहुंचता है। देखिए, अब ये जो नीचे क्या है, ये देखिए, ये डायफ्राम है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऐसे नाक से होता हुआ हमारे नली में आता है, फिर यहाँ पे आता है, ऐसे करके वो फेफड़े में भर जाता है। तो फेफड़े में जब ऑक्सीजन भरता है तो हमारा फेफड़ा फूल जाता है। ठीक है, जब आपने देखा होगा बैलून में आप हवा को भर देते हो तो बैलून फूल जाता है, वैसे ही जब फेफड़े में ऑक्सीजन भरता है तो हमारा फेफड़ा फूल जाता है। और जब हमारा फेफड़ा फूल जाता है तो इस डायफ्राम को वो धक्का दे के, धकेल के वो नीचे कर देता है। ये डायफ्राम जो ऐसे है ना, वो एकदम नीचे दब जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो दब जाता है, और पूरा ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे फेफड़े में आ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो अब
ऑक्सीजन भर गया, अब ये डायफ्राम दबा गया है नीचे। अब फिर क्या होता है, ये डायफ्राम जो होता है वो ऐसे धक्का देता है, ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक है, ऊपर की तरफ धक्का देता है। तो जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ धक्का देगा तो इसके अंदर जो हवा भरा हुआ होगा वो तो बाहर निकलेगा ना, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन फेफड़ा में आने के बाद अपना काम कर लेता है, वो शरीर के बाकी भागों तक जो है वो खून के द्वारा पहुंचा दिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर खून के द्वारा होता हुआ हमारे फेफड़े में आ जाता है। तब क्या करता है ये डायफ्राम, अब ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फेफड़ा इसको पहले दबा के नीचे कर देता है। आप मान लो बैलून है, आपने गुब्बारा को लिया है, गुब्बारा में हवा भर लो, फिर आप गुब्बारा को हाथ से दबा दो, ठीक है। तो जब तक आप दबा के रखोगे तब तक तो दबा हुआ रहेगा। जो ही आप हाथ को हल्का सा वो करोगे तो क्या होगा, बैलून आपके हाथ को ऊपर धक्का देगा और फिर से वो फूल के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ही डायफ्राम जो होता है वो फिर ऊपर की तरफ धक्का देता है। तो इसके अंदर जो अब कार्बन डाइऑक्साइड आया हुआ रहता है तो वो सारा का सारा फिर वापस से इसी नली से होता हुआ हमारे नाक से निकल जाता है, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखिए। तो मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़े द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़े में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन लाल रक्तकण ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ठीक है। तो हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, जब ऑक्सीजन आता है तो उस ऑक्सीजन को जो है वो हीमोग्लोबिन लेके और शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचा देता है। जो ही ऑक्सीजन आया तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा और बाकी पूरे शरीर के हिस्सों में पहुंचा देगा, ठीक है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। इसी प्रकार CO2 जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनती है, यह CO2 रक्त के संपर्क में आने पर उसके प्लाज्मा में घुल जाती है और यह CO2 प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर से पुनः रक्त से वायु में चली जाती है, ठीक है। तो वही होता है, वापस से ये रक्त से होकर के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आता है, फिर वापस ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और अतः वो नस द्वारा मतलब ये हमारा नली और नाक द्वारा होते हुए वो फिर वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में पहले कितनी बार पूछा गया, इस बार आपसे भी पूछा जा सकता है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये देखिए दोस्तों, ये अमीबा है, ये भोजन कैसे करता है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, चाहे 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, चाहे 5 नंबर का है, आप इसको यदि इसका इमेज बना करके, इसका चित्र बना करके समझाइएगा तो आपको 3 में 3, 4 में 4 और 5 में 5 नंबर पूरा मिलेगा। और चित्र बना के नहीं समझाइएगा तो फिर कॉपी चेक करने वाले टीचर पे डिपेंड करता है वो कितना नंबर दे। वो 3 भी दे देगा, 2 भी दे देगा, 4 भी दे देगा और मन किया तो 5 भी दे देगा। लेकिन चित्र बना करके समझाइएगा तो गारंटी है कि वो पूरा का पूरा नंबर देगा। अब देखिए, ये अमीबा है, ये भोजन कैसे करता है। तो मान लीजिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये अमीबा का भोजन है। ये अमीबा ने देखा कि यहाँ पे इसका भोजन है, तो अमीबा क्या करेगा, खुद को ऐसे 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 बढ़ाना शुरू कर दिया, घेरना शुरू कर देता है अपने भोजन को। फिर ऐसे ऐसे इधर से भी बढ़ाएगा, इधर से भी बढ़ाएगा, इधर से बढ़ाएगा, घेर लेगा अपने भोजन को, घेर लेगा। फिर क्या करेगा, अंदर से बढ़ाना शुरू कर देगा, ऐसे 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 ऐसे, और भोजन को अपने अंदर मिला लेगा, खा जाएगा वो। फिर मान लीजिए कि अमीबा को एक भोजन यहाँ पे दिखा, तो वो क्या करेगा, 1 मिनट, मान लीजिए यहाँ पे अमीबा को भोजन दिखा तो क्या करेगा, इसको बढ़ाना शुरू करेगा, इस साइड को ऐसे 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 ऐसे, और इस साइड वाले पार्ट को ऐसे 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 बढ़ाएगा और ऐसे मिला लेगा। और फिर अंदर अंदर बढ़ा बढ़ा के इस भोजन को वो अपने में मिला लेगा। तो अमीबा भोजन इसी तरह से करता है, वो अपने भोजन को सबसे पहले घेर लेता है चारों तरफ से, फिर उसको अपने में ही
मिला लेता है। ठीक है, तो अमीबा का भोजन करने का यही तरीका है। अमीबा भोज्य कणों के अंतर्ग्रहण के लिए अपने कूटपाद या पादाब उपयोग में लाता है। सबसे पहले कूटपाद भोज्य कणों को चारों तरफ से घेर लेता है और भोज्य थैले जैसी संरचना, जिसे खाद्य रिक्तियां कहते हैं, में अभिघटित हो जाती है। यहाँ ही इस भोजन का एंजाइमों द्वारा पाचन होता है। ठीक है, तो जब वो घेर के अपने में मिला लेता है तो फिर जो भोजन अमीबा के अंदर जो भोजन पचाने वाले एंजाइम होते हैं वो क्या करता है, उस भोजन का पाचन करता है। पाचित भोजन कोशिका द्रव्य में बिखर जाता है और अपाचित भोजन खाद्य रिक्तियां में रह जाता है और शरीर से उत्सर्जन द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब ये भोजन को पचा लेता है। ठीक है, पच गया भोजन। अब फिर अमीबा ऐसे, मतलब मान लीजिए ये अमीबा है, तो ये यहाँ से बढ़ के ऐसे बढ़ के चला जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा और जो अपशिष्ट होगा उसको रास्ते में कहीं पे ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया और ऐसे करके बढ़ता चला गया। तो इसी तरह से भोजन करता है वो। जो भोजन मिला उसको पहले घेर के अपने में मिला लेगा और फिर उसके जो एंजाइम होते हैं वो उसका जो भी मतलब पोषक तत्व होता है वो ले लेते हैं और फिर जो अपशिष्ट होता है उसको छोड़ के अमीबा आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से अमीबा भोजन करता है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को, जो भी आपके साथ क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उन सबको इस वीडियो को आप शेयर कर दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक का लिंक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप हमसे ज़रूर जुड़े। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।